वेलकम टू वेदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 30th ऑफ मई 2023। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 30 मई 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि है ईडई से रिलेटेड, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडई, इसे हम लोग ईडा भी कहते हैं, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि ये एक्ट जो है कब पास किया गया था पार्लियामेंट में बिल ला के इस एक्ट को पास कब किया गया था। और आपके ऑप्शन है चार, ये चारों ऑप्शन है 1998, 1999, 2000 एंड 1996। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ईडई का एक्ट पास कब हुआ था पार्लियामेंट में, यानी ईडई इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था हमारे देश में। ईडई काम करता है जो इंश्योरेंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ईडई जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उसको रेगुलेट करती है और इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। आपको बताना है इसका एक्ट पास कब हुआ था। बढ़ते हम लोग आर्टिकल की तरफ जो कि फ्रंट पेज पे होगा। ये आर्टिकल है अमित शाह जी विजिट किए हैं कहाँ पे, मणिपुर में। आपको पता है मणिपुर में दो कम्युनिटी के बीच में मेटी, MEITI मेटी, और कुकी, KUKI कुकी, इनमें से कुकी जो है ये ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि ST कम्युनिटी से आते हैं, और मेटी नॉन ट्राइबल ग्रुप है। मेटी पीपल को नॉन ट्राइबल ग्रुप से ट्राइबल ग्रुप का जो दर्जा दिया जाने की बात कर रही थी, कहाँ से, गवर्नमेंट के द्वारा, मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। इसी को लेके कुकी ट्राइब के द्वारा यहाँ पे वायलेंस वगैरह की गई है और दोनों ट्राइब के बीच में बेसिकली झड़प देखने को मिली है और यहाँ पे वायलेंस देखने को मिली है। 3 ऑफ मई से ये वायलेंस जो है स्टार्ट है। अभी इस सिचुएशन को काफ़ी स्टेबलाइज कर लिया गया है, बट अभी भी ये जो वायलेंस है कंटिन्यू है। इसी के क्रम में कई सारे जो ऑफिशियल्स है उसका विजिट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। जैसे कल या परसों हुआ था, जो आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे जी, इनका विजिट आपको देखने को मिला था कहाँ पे, मणिपुर में। ये मिले थे काफ़ी सारे डेलीगेट से, कहाँ पे, मणिपुर में। जो मणिपुर के गवर्नर है अनुसुईया उइके जी, वहाँ उनसे भी मिले थे। उसके बाद फिर अमित शाह जी का जो विजिट है आपको देखने को मिलेगा। कल यहाँ पे पहुँच गए हैं और 3 दिन के विजिट पे हैं मणिपुर में चूड़ा चांदपुर, फिर उसके बाद जो कांग पोकी वाला एरिया है, इन सारे एरियाज़ में जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस से ग्रसित है ये एरिया, यहाँ पे विजिट करेंगे कौन, ये अमित शाह जी। ओके, मणिपुर की बात कर रहे हैं तो CM आपको N बीरेन सिंह जो कि BJP पार्टी से देखने को मिलेंगे मणिपुर से। मणिपुर में आपको इंडिया का एक लौता ऐसा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और ये है लोकटक लेक में। ओके, मणिपुर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मणिपुर से फेमस जो प्लेयर है आपको स्पोर्ट्स पर्सन्स, ये सब भी देखने को मिलेंगे। और रिसेंटली जो नॉर्थ ईस्टर्न ओलंपिक्स होने वाला है, नॉर्थ ईस्टर्न ओलंपिक गेम्स, ये नागालैंड में कंडक्ट कराए जाने हैं और लास्ट ईयर ये मेघालय में कंडक्ट कराया गया था। और हर एक साल मणिपुर से यहाँ पे जो है अच्छा मेडल यहाँ से जीता जाता है मणिपुर के द्वारा, क्योंकि मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा फेमस जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि बगल में है। रोल्स रॉयस के जो ऑफिसल्स है, पिछले ऑफिसल्स, फॉर्मर ऑफिसल्स को बुक कर लिया गया ग्राफ्ट के चार्जेज में, ग्राफ्ट यानी कि रिश्वतखोरी के चार्जेज में रोल्स रॉयस के। आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बस आपको रोल्स रॉयस के बारे में जानना है। ये क्या है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कहाँ की, ब्रिटेन की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है रोल्स रॉयस, जो कि एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और ये बेस्ड है लंदन में। ब्रिटेन का कैपिटल लंदन में। ब्रिटेन की बात करें हम तो ब्रिटेन से हम लोग इंडिया के साथ कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी जो वो कराई जाती है, जैसे अजय वॉरियर, AJAY वॉरियर, उसके बाद फिर अजय वॉरियर के बाद इंद्रधनुष, ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो कराई जाती है। अजय वॉरियर किसके साथ, आर्मी के साथ, इंद्रधनुष किसके साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको जो है ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से देखने को मिलेगा। स्टेट वाले पेज से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसलिए मैंने स्टेट वाले पेज को कंसिडर नहीं किया। उसके बाद फिर जो रीजनल वाले पेज होते हैं वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए उसे भी कंसिडर नहीं किया गया। एडिटोरियल और ओपिनियन वाले पेज से आर्टिकल थे, बट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर इतना ज़्यादा हम लोग डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये होता है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। यहाँ से करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट नहीं होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये कंप्लीटली फोकस होता है 1 डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसे जो न्यूज़पेपर का डिस्कशन है जो मैं करता हूँ 1 डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फोकस रहता है, जैसे कि SSC, बैंकिंग, रेलवे में तो इंग्लिश नहीं पूछी जाती, बेसिकली SSC, बैंकिंग और जितने भी एग्जाम्स जिसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है ये पूछा जाता है, उसको फोकस करके ये एडिटोरियल वाला सेक्शन या फिर न्यूज़पेपर वाला सेक्शन जो यहाँ पे डिस्कस की जाती है। सो
हम लोग बढ़ते हैं ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में, इसलिए आपको उतना ज़्यादा नहीं देखना है, अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा भी डेवलप नहीं करना, क्योंकि एडिटोरियल वाले पेज और फिर ओपिनियन वाले पेज आप जब पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना फिर आगे भी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना होता है हम लोगों को। फिर ये क्या करना है, वहाँ से टाइम बचाना है, यानी कि चीज़ों को मैनेज करके चलना है। ओके, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में आपको सबसे पहला आर्टिकल जो देखने को मिलेगा ये क्या है, लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन। 1980 से ये केस देखने को मिल रहा है, हायर एजुकेशन में जो टीचर्स की कमी है ये अभी भी कंट्री फेस कर रही है, इसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीचे जो आर्टिकल दिया हुआ है ये व्हाट हैज़ इंडिया डन टू कर्ब अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमाइज। ये क्या होता है बेसिकली, हिस्टेरेक्टोमाइज एक सर्जिकल ऑपरेशन को बोला जाता है। कौन सा सर्जिकल ऑपरेशन, यूटेरस को बाहर निकाल देना, सर्जिकल ऑपरेशन के यूटेरस को बेसिकली बाहर निकाल देना, किस तरीके से, सर्जिकल ऑपरेशन करके, इसी को हम लोग हिस्टेरेक्टोमाइज कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमाइज। ओके, ये हिस्टेरेक्टोमाइज को इंडिया जो है किस तरीके से कर्व कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमाइज को, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है उसे, जो हिस्टेरेक्टोमाइज है उसे कैसे कंट्रोल कर रही है इंडिया, इसके बारे में आर्टिकल दिया हुआ है। बेसिकली इसमें बताया गया कि जो बेसिकली ये हिस्टेरेक्टोमाइज क्यों किया जाता है, जो यूटेरस है, यूटेरस को क्यों बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ड्यू टू अननेसेसरी जो ब्लीडिंग होती है उसको हटाने के लिए, उसको जो कर्व करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा ये सलाह दी जाती है। उसके बाद पेन वगैरह होने से ये निकाली जाती है, ये तो सही केस हो गया, बट अननेसेसरी कहाँ से निकाली जाती है, ऐसे जगह पे जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये सलाह दी जाती है पेशेंट को, आप हिस्टेरेक्टोमाइज कर लो, यानी कि यूटेरस को बाहर निकाल दो, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, उसे मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को। इसको टैकल करने की यहाँ पे बात की जा रही है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर का, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उनको, उनकी जो एफिशिएंसी है ये बढ़ाने के लिए ये क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इसके जो फीमेल वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के फीमेल वर्कर्स, उसको हिस्टेरेक्टोमाइज कर दिया जाता है। हिस्टेरेक्टोमाइज प्रोसेस के द्वारा यूटेरस को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को लेके ये जो कंसर्न है ये जताया जा रहा है किस तरीके से इसे इंडिया को कर्व करना चाहिए अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमाइज को। ओके, हम बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से ही और आपको मेडिकल फील्ड से ही देखने को मिलेगा। रिसेंटली केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, KOLLAM, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर्स का क्या होता है, जो मर्डर है वो कर दिया जाता है पेशेंट के रिलेटिव्स के द्वारा। क्यों, क्योंकि पेशेंट का डेथ हो गया था ट्रीटमेंट के दौरान। इस कारण से जो डॉक्टर का है, लेडी डॉक्टर का, इसका डेथ हो जाती है। इस लेडी डॉक्टर का नाम है डॉक्टर वंदना दास, इनका डेथ हो जाती है। इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा और मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा कई हमारे कंट्री में अलग अलग रीजन्स में। इसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है और ये आर्टिकल जो लिखी गई है ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि वेल्लोर में देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, वहाँ की एक जो MD है, जनरल मेडिसिन के MD जो परस्यू कर रहे हैं अभी, क्रिस्टियाना राणा किरबुआ, इनके द्वारा लिखा गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी डेवलप करने वाली ये आर्टिकल। बेसिकली बताया क्या गया है किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं एजिटेशंस वगैरह को। क्यों उसका डेथ किया गया है, क्योंकि पेशेंट का डेथ हुआ, पेशेंट का डेथ होने से इसको डॉक्टर को क्यों डेथ मारा गया है, इसमें कई सारे इसके कारण जो है बताए जाते हैं, जैसे इनको कैसे टैकल किया जाए इस प्रॉब्लम को हमारे देश में। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको जल्दी से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में वो प्रोवाइड कराएं। पेशेंट और जो रिलेटिव्स होते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स और डॉक्टर्स के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जाए। कई सारी चीज़ें जो पेशेंट के रिलेटिव्स को समझ में नहीं आती है, डॉक्टर जो बोलते हैं उसको समझाने के लिए एक ना एक ऐसा पर्सन को वहाँ पे हॉस्पिटल में होना चाहिए जो चीज़ों को अच्छे तरीके से पेशेंट के रिलेटिव्स को बताए। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल जो चीज़ें होंगी वो फिर बताने के लिए, फिर किस तरीके से केयर वगैरह किया जाए, इन सब चीज़ों को बताने के लिए, कहाँ पे क्या चीज़ें होती है इनको बताने के लिए वहाँ पे एक ऐसा प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाना चाहिए ताकि चीज़ें जो है एक स्मूथली रेगुलेट हो पाए, जल्दी जल्दी चीज़ें हो पाए, ताकि पेशेंट का जान जो है इमरजेंसी कंडीशन में बचाया जा सके। दूसरा कंडीशन क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, दूसरा प्रॉब्लम कि पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में जल्दी शिफ्ट नहीं किया जाता है। क्यों, डॉक्टर की अपनी मनमानी चलती है वहाँ पे। डॉक्टर्स जो है अगर पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में लायक है वहाँ पे जाने के लिए, जल्दी उसको ले जाना है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे पेमेंट वगैरह करना, फिर जल्दी से वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट वगैरह है ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इन सब चीज़ों को टैकल करने की बात की जा रही है हॉस्पिटल्स वगैरह में। उसके बाद
जो अच्छी तरीके से सिक्योरिटी वगैरह है ये भी डेवलप किया जाना चाहिए कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, ताकि डॉक्टर्स पे जो असॉल्ट वगैरह है, डॉक्टर्स पे जो बातें हो जाती है, डॉक्टर्स और पेशेंट के रिलेटिव के बीच में जो झड़प होती है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा हॉस्पिटल्स में। सो ये था आर्टिकल। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे केरला के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो केरला का सीएम जो आपको पिनरई विजयन जी देखने को मिलेंगे और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी देखने को मिलेंगे। केरला रिसेंटली न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि केरला जो है रिसेंटली वायाकॉम सत्याग्रह का VAI वायाकॉम सत्याग्रह का 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया 30th मार्च को। और इस सत्याग्रह को पार्टिसिपेट जो करने वाले एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, ये है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी भी ये वायाकॉम सत्याग्रह पार्टिसिपेट किए थे। ओके, केरला में आपको जो कोची है, कोची में रिसेंटली क्या हुआ है, वाटर मेट्रो इनॉग्रेट किए गए हैं। और इस वाटर मेट्रो को फंडिंग कहाँ से मिल रही है? जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW जिसे हम लोग कहते हैं, और जो केरला गवर्नमेंट है इनके द्वारा यहाँ पे कोची मेट्रो को फंडिंग मिल रही है। और यहाँ पे वाटर मेट्रो के जो शिप्स है ये कहाँ से बनाए जाते हैं? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये वाटर मेट्रो के शिप्स जो है बनाए जाते हैं। कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी हम लोग कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट का पहला जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये मिल गया है नॉर्थ ईस्ट को, जो कि चलेगा गुवाहाटी से लेके NJP तक, न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और गुवाहाटी आसाम में। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना किलोमीटर का? 400 कुछ किलोमीटर का बताया जा रहा है, और ये 5.5 घंटे में दूरी जो है तय करेंगे। वंदे भारत की एक्सप्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वंदे भारत जो मैन्युफैक्चर की जाती है अभी हमारे इंडिया में, टोटल 4 जगहों पे मैन्युफैक्चर की जाती है। इन चारों जगहों में से सबसे पहला जगह आपको देखने को मिलेगा पेराम्बूर, जो कि चेन्नई में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICJ। और ये एग्जाम में पूछा हुआ था CGL 2022 के प्रीलिम्स में। ICG जो है इंडियन ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे बेस्ड है? तो वहाँ पे ऑप्शन में चेन्नई नहीं था, पेराम्बूर था, PERAMBUR। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ICG पेराम्बूर में। उसके बाद और 3 जगह बनती है जो कि नया ही मैन्युफैक्चरिंग हब जो है बनाया गया है। ये कहाँ पे? रायबरेली इंदिरा गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी था जब वो इलेक्शन लड़ रही थी, रायबरेली में। और रायबरेली में रिसेंटली हॉकी का स्टेडियम बनाया गया है, जो कि होगा रानी रामपाल हॉकी प्लेयर के नाम पे। रायबरेली के बाद सोनीपत हरियाणा में, उसके बाद फिर लातूर महाराष्ट्र में। लातूर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू भी अनवील किया गया है रिसेंटली 14 अप्रैल को। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, ये विजिट पे हैं कहाँ पे? सिंगापुर में। और सिंगापुर के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि जिनका नाम है लॉरेंस वोंग, इनके साथ इनकी मीटिंग हुई। और मीटिंग में बायलैटरल इश्यूज़ को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। उसके बाद डीपनिंग करने की बात की जा रही है, इंगेजमेंट्स वगैरह, स्किल डेवलपमेंट, और उसके बाद टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन ऐसे एजुकेशन को कहते हैं जो कि आपको एक वेल टेक्निकल पर्सन बनाए, यानी कि कोई भी काम आप कर पाओ, उसी को कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन। कोई भी काम मतलब उस फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नीशियन हो तो टेक्नीशियन के फील्ड में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसे हम लोग जो वोकेशनल एजुकेशन है उसी को वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। इसके फील्ड में इंडिया जो है सिंगापुर के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन करने की बात चल रही है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सिंगापुर में रिसेंटली सिंगापुर के जो PM आपको देखने को मिलेंगे, ये कौन है? सिंगापुर के PM ली सिएन लुंग, TSHIENLOONG लुंग। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, हमारे प्रेसिडेंट जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये विजिट पे होंगे। और इसका पहला विजिट होगा। पहला विजिट कब? जुलाई 2022 में जब ये ऑफिस होल्ड किए थे प्रेसिडेंट का, उसके बाद ये फर्स्ट फॉरेन विजिट होगा किसका? द्रौपदी मुर्मू जी का। और ये फॉरेन विजिट कहाँ पे होगा? सूरीनाम में और सर्बिया में। सूरीनाम जो कि आपको साउथ अमेरिका में नॉर्थ वाले पार्ट में आपको सूरीनाम कंट्री देखने को मिलेगा, और सर्बिया यूरोपियन कंट्री है। ओके, सूरीनाम की बात करें, सूरीनाम का जो कैपिटल आपको पारामारिबो, यहीं पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जाएंगे पारामारिबो में। और यहाँ पे जो सूरीनाम का प्रेसिडेंट है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये जो हमारा प्रवासी दिवस हुआ था, 17 प्रवासी दिवस, जो कि इंदौर में इस बार सेलिब्रेट किया गया था, 17 प्रवासी दिवस 9 जैन को, इसमें एज जो होस्ट गेस्ट थे वो आए हुए थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। और ये जो हुआ था 17 प्रवासी दिवस, इसमें गयाना के, जो कि सूरीनाम के बगल में कंट्री आपको देखने को मिलेगा, ये गयाना के जो प्रेसिडेंट है
मोहम्मद इरफान अली, IRFAA इरफान अली, ये एज अ गेस्ट यहाँ पे आए थे। कौन? मोहम्मद इरफान अली, जो कि गयाना के प्रेसिडेंट है। ओके, आते हैं आर्टिकल की तरफ। चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ यहाँ पे मीटिंग करेंगे। कहाँ पे? पारामारीबो में, जो कि सूरीनाम का कैपिटल है। और यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा 150th एनिवर्सरी किसका? अराइवल्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अमेरिकन नेशन। साउथ अमेरिकन नेशंस में इंडियन का आने का 150th एनिवर्सरी मनाया जाएगा। और उसके बाद आपको ये जाएंगे कहाँ पे? द्रौपदी जी सर्बिया में, सर्बिया के कैपिटल बेलग्रेड में जाएंगे। और बेलग्रेड में जो सर्बिया के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुकोविक, इनके साथ यहाँ पे इनकी मीटिंग्स होंगी। ओके, सर्बिया के एक फेमस प्लेयर जो कि आपको पता होना चाहिए, कौन है ये बताओ तो आप? टेनिस प्लेयर है ये, इनका नाम क्या है? टेनिस प्लेयर, इनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविक, NOVAK ओके, नोवाक जोकोविक। रिसेंटली भी फ्रेंच ओपन जो हो रहा है, यहाँ पे भी नोवाक जोकोविक जी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये 23rd ग्रैंड स्लैम जो अपना होल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अगर जीत जाते हैं फ्रेंच ओपन 23rd ग्रैंड स्लैम इसके नाम हो जाएगा। इससे पहले 22 ग्रैंड स्लैम्स है ये इनके नाम पे दर्ज है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वर्ल्ड वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वर्ल्ड वाले पेज में। सबसे पहला जो इसरो, यानी कि कल जो न्यूज़ में आया था, इसरो ने लॉन्च कर दिया क्या? GSLV रॉकेट, जो कि नेविगेशन सैटेलाइट इसको लेके जाएगा। नेविगेशन सैटेलाइट्स को GSLV रॉकेट जो है लेके जाएगा, ऑर्बिट में प्लेस करेगा। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जो ये सैटेलाइट है इसको लेके जाएंगे कहाँ पे? ऑर्बिट में लॉन्च करके फिर आ जाएंगे वापस। शायद आए थे नहीं, ये ऑर्बिट वहाँ जो स्पेस होता है वहीं पे एज अ कचरा बन के रह जाते हैं ये सैटेलाइट, ये जो रॉकेट्स होते हैं ये। ओके, इसरो की बात कर रहे हैं हम लोग। इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था? 1960 में हो रहा था। और इसके जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी मिलेंगे आपको देखने को। और ये कहाँ से लॉन्च की गई है? श्री हरिकोटा आइलैंड से, हरिकोटा द्वीप से, जो कि नाम है जिसका SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा आइलैंड, जो कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट पे मिलेगा आपको आंध्रा में। और यहाँ पे इस आइलैंड पे नाम है जगह का सतीश धवन स्पेस सेंटर। इस स्पेस सेंटर से ये रॉकेट लॉन्च की गई है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। श्रीवास्तव स्वर्ण इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में के पद पे जो है ये क्या किए हैं? शपथ ले लिए हैं। श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये शपथ कौन दिलाए हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये दिलाए हैं। और उनके साथ आपको PM और जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वो भी देखने को मिलेंगे। ओके, ये क्या होता है? विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर एक बॉडी होता है, स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा इनको एक्ट पास करा के जो मान्यता है ये दी गई है। स्टैच्यूटरी बॉडी है विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इस कमिश्नर के, इस जो बॉडी के हेड जो बनाया है ये कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ओके, इनका काम क्या होता है? विजिलेंस कमिश्नर का काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है जो जितने भी करप्शन वाली चीज़ें होती है, करप्शन ऑफिसर्स वगैरह को मॉनिटर करना, फिर उनके अगेंस्ट एक्शन वगैरह लेना, इसी का काम होता है विजिलेंस कमिश्नर का। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बगल में आपको देखने को मिलेगा। कैग जो है वोटेड इन WHO ऑडिटर फॉर अ सेकेंड टर्म। 2019 से 2023 तक जो कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 51 तक मेंशन्ड है, 148 to 151, 148 से 151 तक मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो कैग है, जिसके ऑडिटर आप कैग के जो हेड मिलेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के LG थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये इलेक्ट हो चुके हैं कैग WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा मेंबर नहीं, इनके ऑडिटर के रूप में 2024 से लेकर 27 तक के पीरियड में, 4 साल के पीरियड के लिए भी, नेक्स्ट पीरियड के लिए भी इलेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले भी WHO के ये ऑडिटर ग्रुप ऑडिटिंग का काम था, ये जो कैग है हमारे इंडिया के, इन्हीं के द्वारा की जाती थी। और अगले 4 साल के लिए भी इलेक्ट कर चुके हैं इनके द्वारा। WHO के जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 152 में से 114 वोट टोटल मिला हुआ है इंडिया के कैग को, और इनको इलेक्ट कर लिया गया है। ओके, WHO की बात करें, इसका हेडक्वार्टर जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, BERN, बट जेनेवा एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे आपको WHO का कैपिटल देखने को मिलेगा। WHO का कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। UN पीस कीपिंग फोर्सेस जो है
बेसिकली वीमेन का, इनको ट्रेन करेंगे, आसियान के वीमेन को ट्रेन करेंगे इंडिया। आसियान कंट्रीज़ के जितने भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है, वुमेन वाले, विमेन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस आसियान कंट्रीज़ के, इसको ट्रेन करेंगे इंडिया के द्वारा ये वुमेन फोर्सेस को ट्रेन की जाएगी। आसियान जो कंट्रीज है, इसमें टोटल 10 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा आसियान में। आसियान का मेंबर है इंडिया? नहीं है। आसियान का कौन कौन सा कंट्री है? आसियान के 10 कंट्रीज़ जो आपको देखने को मिलेंगे, आसियान के 10 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग हमारे बगल से स्टार्ट करते हैं, म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिर फिलीपींस, उसके बाद इंडोनेशिया के बाद पापुआ न्यू गिनी और ब्रुनेई, BRUNEI, ब्रुनेई, जो कि बोर्नियो आइलैंड पे स्थित है। ये सारे कंट्रीज, 200 कंट्रीज जो है आसियान का मेंबर है। आसियान का हेडक्वार्टर आपको जकार्ता में देखने को मिलेगा, जो कि अभी इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। और इंडोनेशिया की कैपिटल अब शिफ्ट किया जाएगा ईस्ट कालीमंतन आइलैंड पे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड वाले पेज से आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये जो युगांडा है, काफ़ी ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं LGBTQ कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट। युगांडा है ऐसा कंट्री बन गया है ये LGBTQ जो इसके लिए अगेंस्ट एंटी लावी जो है अपने कंट्री में पारित कर दिया है युगांडा के द्वारा। युगांडा जो पनिशमेंट वगैरह है, डेथ पेनल्टी तक बताई गई है LGBTQ कम्युनिटीज़ के द्वारा। अगर कोई जो एंटी सोशल हार्मनी है उसको अगर ख़त्म करने की बात की जाएगी LGBT के द्वारा, तो वहाँ पे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। LGBTQ क्या होता है? ले गिस्बन बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर क्वेयर, ये LGBTQ का फुल फॉर्म हुआ। युगांडा जो कैपिटल कंट्री जो आपको अफ्रीकन कंटिनेंट में देखने को मिलेगा, युगांडा। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा, जो नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, बोला तिनुबू। ये वोज किए हैं कि नाइजीरिया को हम लोग अच्छे से स्टेबलाइज वगैरह करेंगे इन सब चीज़ों को लेके। ओके, नाइजीरिया को जो कैपिटल आपको नाइजर देखने को मिलेगा, और नाइजर नाम की रिवर भी है, नाइजीरिया में फ्लो होती है। और नाइजीरिया जो है ये एक ऐसा कंट्री है जो कि ईस्ट एल सल्वाडोर के बाद, एल सल्वाडोर के बाद ऐसा कंट्री है जो कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित करने वाला कंट्री है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर होता है? क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में, डिजिटल करेंसी जो होता है हाईली रेगुलेटेड होता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, और क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी हमारे देश में RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती है, इसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है, बट क्रिप्टो करेंसी के जो रेट्स वगैरह होते हैं इस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है। और इस बार के बजट में 30% जो टैक्स है क्रिप्टो करेंसी पे लगाया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल, चाइना प्रिपेयर कर रहा है क्या चीज़ को लेके? सिविलियंस को स्पेस में भेजेंगे, इसको लेके। सो ये था आज का आर्टिकल्स, एंड हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन वाला सेक्शन था हमारा, वहाँ पे जो कि स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? IDAI एक्ट कब पास किया गया था? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है कब पास किया गया था? ये आंसर आपको जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही आंसर है। 1999 में पार्लियामेंट के द्वारा IDAI एक्ट पास किया गया था। IDAI के हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। IDAI काम कहाँ पे करता है, किस सेक्टर में? इंश्योरेंस रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री में, जितने भी इंश्योरेंस वगैरह के काम होते हैं उसको रेगुलेट करने की काम जो है IDAI के द्वारा की जाती है। ओके, सो ये था आज का वीडियो, एंड मिलेंगे हम लोग कल यानी कि 31 मई को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।